तो आप जैसे ही ये वर्ड को सुनते हैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है फिर, एक है रिइंफोर्समेंट आपका, दूसरा है कंक्रीट। रिइंफोर्समेंट के अंदर हम स्टील एज ए मटेरियल जनरली यूज में लेते हैं, और कंक्रीट तो आपको मालूम है, इट इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन ए डिफाइंड प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है? तो ये जो मटेरियल है हम इनके बारे में पहले पढ़ेंगे, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, तो चालू करते हैं कंक्रीट से। तो कंक्रीट एज ए मटेरियल पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहला चीज तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मुझे ये बताइए बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ये किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि कंक्रीट बनाने में आपने कौन कौन से मटेरियल का कितना पोर्शन यूज किया है, व्हाट इज योर प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब कितना कोर्स एग्रीगेट यूज किया, कितना फाइन एग्रीगेट यूज किया, कितना बाइंडिंग मटेरियल आपने इस्तेमाल किया, मतलब सीमेंट। सीमेंट क्या है? सीमेंट एज ए बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पे काम करता है। तो इन इन मटेरियल का प्रोपोर्शन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मिक्स प्रोपोर्शन। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो से जुड़ा हुआ तो हमारे पास एक लॉ है, अब्राहम्स लॉ, आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल वाले टॉपिक के अंदर पढ़ रखा होगा। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ती है वैसा वैसा कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होते हुए चलता है। प्लस देखो, सभी लोग सजेशन देते हैं कि आप क्यूरिंग करिए, प्रॉपर क्यूरिंग करिए, सफिशिएंट क्यूरिंग करिए। क्यों? क्यूरिंग से स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं क्यूरिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे कुछ बेसिक फैक्टर है, और भी अन्य बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक फैक्टर है जिनके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मुख्य रूप से डिपेंड करता है। ठीक है, कंक्रीट का जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो कंप्रेशन में होता है। कंक्रीट इज वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है। लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर आपसे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए पूछे कंक्रीट का, तो कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला याद रखना, एफ सी आर इक्वल टू 0.7 रूट अंडर एफ सी के। इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। तो आपसे बोलेगा कि मॉडुलस ऑफ रप्चर का वैल्यू बताइए, है ना, या फिर क्रैकिंग मॉडुलस भी इसको कभी कभी बोल देते हैं। तो चीजें ध्यान रखिएगा, एफ सी आर। ओके, एफ सी आर इक्वल टू 0.7 रूट अंडर एफ सी के। ये कुछ नहीं बल्कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ही होता है। इलास्टिक मॉडुलस, शॉर्ट टर्म, यहाँ पे दो दो इलास्टिक मॉडुलस आती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे दिया जाता है? E इक्वल टू 5000 रूट अंडर एफ सी के। याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस जब आप बताओगे तो वहां पे हमें एक कोफिशिएंट की दरकार पड़ती है जिसका नाम है क्रीप कोफिशिएंट। तो क्रीप कोफिशिएंट का डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं, इट इज रेशियो ऑफ व्हाट, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग, है ना। क्रीप कोफिशिएंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे हमने थीटा से दिखाया है, कभी आप किताबों में देखोगे थीटा सी भी लिखा हुआ होगा, या फिर हमने भी आपको जो थ्योरी क्लास दिया था वहां पर भी थीटा सी हमने लिखा था डेफिनेटली, है ना। यहाँ पे थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए कि वो क्रीप कोफिशिएंट है। तो जो क्रीप कोफिशिएंट है वो क्या होती है? रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ये जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन वाली बात है, ये एक तरह का कांस्टेंट स्ट्रेन होता है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, जो भी क्रीप स्ट्रेन होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू कांस्टेंट लोडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके कारण क्रीप आती है। परमानेंट टाइप ऑफ लोड, कांस्टेंट टाइप ऑफ लोड के कारण क्रीप आता है। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग, ये जो रेशियो आप लोगे वो आती है आपकी क्रीप कोफिशिएंट। तो वंस यू गेट द क्रीप कोफिशिएंट वैल्यू, तो इसी इसी मतलब लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस आप ऐसे कह लीजिए, या फिर इसी को हम इफेक्टिव इलास्टिक मॉडुलस हम कह लेंगे। क्या बोल लेंगे? इसी को हम इफेक्टिव इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कहते हैं। ईसीई भी कभी कभी लिखा जा सकता है, इफेक्टिव इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ये क्या होगा? जो इलास्टिक मॉडुलस आपने निकाला E 5000 रूट अंडर एफ सी के, तो 5000 रूट अंडर एफ सी के डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा, मतलब 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एज ऑफ लोडिंग इतना है, तो इस पर्टिकुलर एज ऑफ लोडिंग पे आप निकालिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो वहां पे हमें इफेक्टिव वाली निकालनी होगी, क्योंकि हमें एज ऑफ लोडिंग दिया हुआ है। क्योंकि उस एज ऑफ लोडिंग के करस्पॉन्डिंग यू कैन इजिली फाइंड द क्रीप कोफिशिएंट वैल्यू। ये टेबल हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। एज ऑफ लोडिंग 7 डेज, एज ऑफ लोडिंग 28 डेज, एज ऑफ लोडिंग 1 ईयर। तो क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू 2.2, 1.6, 1.1। तो ऐसे याद करो,
2.2 1.6 1.1 2.2 1.6 1.1 2.2 1.6 1.1 ये पहले ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद एक तरफ ये याद कर लीजिए 7 दिन 28 दिन, ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा। 7 और 28 तो नॉर्मल होता ही है, होता है आरसीसी के अंदर। और यहाँ पे 1.1 का बारे में याद कर लो, 1 साल के लगभग। 1.1 मतलब अच्छा 1 साल पे। 2.2 मतलब 7 दिन पे, और बीच वाला क्या हो गया 1.6। तो 2.2 1.6 1.1 है ना। ये याद रखना, ये टेबल एज इट इज। सभी एग्जाम में पूछेंगे कुछ भी, एनी क्वेश्चन, यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन भी उठा के पूछ देंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट एट एज ऑफ लोडिंग इक्वल टू 28 डेज। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट एट करस्पॉन्डिंग टू एज ऑफ लोडिंग 7 डेज एंड 1 ईयर, या 7 डेज या 28 डेज। मतलब 2.2 डिवाइड बाई 1.6 करवा के वैल्यू पूछ लेंगे, या 2.2 डिवाइड बाई 1.1 करवा के वैल्यू पूछ लेंगे, या 1.6 डिवाइड बाय 1.1 करवा के पूछ लेंगे, कुछ भी। अरे स्टेटमेंट किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन में डाला जा सकता है, लेकिन जो मेन चीज है, मेन है ये आपका टेबल। एज ऑफ लोडिंग क्रीप कोफिशिएंट 7 डेज 2.2 28 डेज 1.6 1 ईयर 1.1, ये तो ये याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। वीडियो पॉज करो, 10 बार बोलो, 10 बार बोलो, यही करना है, इसलिए ये सेशन लेके आया हूं। अब देखिए ये वाला जो टेबल है ना, सुपर इंपॉर्टेंट टेबल है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और वो कौन सा टाइप में आता है और उसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट की जो ग्रेड की रेंज है M10 टू M20, ठीक है। ये कमजोर कंक्रीट होती है, लीन कंक्रीट होती है, और उसको लेस इंपॉर्टेंट वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीसीसी वगैरह के लिए जनरली यूज करते हैं। और M20 इज द मिनिमम ग्रेड रिकमेंडेड फॉर आरसीसी, मतलब रिइंफोर्समेंट के साथ कंक्रीट को अगर यूज करना है तो मिनिमम M20 ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना होगा। और एग्जाम में पूछेंगे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड, ऑर्डिनरी ग्रेड, क्या ऑर्डिनरी ग्रेड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब टेबल इज सुपर इंपॉर्टेंट। कोई भी टेबल बता रहा हूं, सारा कुछ सुपर इंपॉर्टेंट होगा इसमें। नाउ स्टैंडर्ड कंक्रीट इज M25 टू M60, तो ये हाई स्ट्रेंथ यहाँ पे आ ही रही है, देखिए। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के केस में यूज होता है और आरसीसी के केस में भी यूज किया जाता है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो कैटेगरी है, जिसमें हम M65 से M50 तक लेते हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है, प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग में यूज होगा ही होगा, प्लस वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है ये, है ना। मेन चीज इसमें जो याद रखने वाली है, मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी M20 याद रखना। M20 ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है, ये याद रखना आपको। प्लस ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इनकी रेंज क्या होती है ग्रेड की, ये याद रखना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ये कैसे किया जाता है, देखिए। आप क्यूब बना के भी कर सकते हैं या फिर सिलेंडर बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। जो क्यूब बनेगी उसकी जो डायमेंशन होती है 150 mm कंक्रीट क्यूब। तो 150 mm कंक्रीट क्यूब एक कोई प्रॉपर मिक्स हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं। फिर उस मिक्स का हम क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने के बाद 28 दिन हम उसे क्यूर करेंगे अच्छे से, ढंग से। तो आफ्टर 28 डेज हम अंडर यूनिवर्सल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन उस क्यूब को रखेंगे और टेस्टिंग करेंगे। और हम ये देखेंगे, लोड अप्लाई करते करते कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे, हम ये देखेंगे ये क्यूब में कब किस पर्टिकुलर लोड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका क्रैक डेवलपमेंट आ जाता है। तो जहां पर आने लगेगी सरफेस क्रैक रिपेयर हो जाएंगे, वही उसका स्ट्रेंथ होगा। इस तरह से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो पढ़िए, इन इंडिया compressive strength is obtained by testing 150 mm concrete cube in compression testing machine. Compressive strength of cube on 28 days after casting is considered as characteristic strength of concrete. ये डेफिनेशन पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितने दिनों पे ली जाने वाली स्ट्रेंथ है, तो 28 दिन। कंक्रीट क्यूब के कास्टिंग के 28 दिन बाद वो क्या स्ट्रेंथ शो कर रहा है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आगे, व्हेन टेस्टिंग इज डन यूजिंग सिलेंडर, आप सिलेंडर्स को भी यूज करके भी कर सकते हैं। अलग अलग डायमेंशन का सिलेंडर बनाया जाता है ना। मैं तो और भी छोटा छोटा सिलेंडर बनाया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एक डायमेंशन, तो आप ध्यान रखिए, ये किताबों में पूछेगा। 150 mm डाया इंटू 300 mm लॉन्ग। डायमीटर सिलेंड्रिकल है ना, तो डाया उसका 150 mm होगा, लंबाई होगा 300 mm। कॉन्क्रीट सिलेंडर सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में ऑल्सो बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। आप सिलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए क्यूब को यूज करके जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालोगे वो हो गया क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और सिलेंडर को आपने टेस्टिंग किया फिर आपने निकाला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसे हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज फाउंड टू बी 80% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ, मतलब क्यूब स्ट्रेंथ से कम आता है इसमें। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज फाउंड टू बी 80% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। अब ये चीज क्यों होती है? ड्यू टू सिलेंडर इफेक्ट ऑफ सिलेंडर एंड ड्यू टू एंड फ्रिक्शन, ठीक है। और फेलियर पैटर्न गेट चेंज्ड इन सिलेंडर, इन दोनों के कारण जो सिलेंडर का फेलियर पैटर्न है वो क्यूब से काफी डिफरेंट हो जाता है। अब ये वाला टेबल देखिए, कोई खास टेबल है नहीं, बहुत सिंपल टेबल है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, फिर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 7 days, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 days। जस्ट a मिनट। तो देखिए टेबल क्या है, जैसे M15 है, देखिए ये टेबल ऐसे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको यूं ही याद हो जाएगी। M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, इसका आप देख लीजिए 28 डेज पे स्ट्रेंथ सेम, जो ग्रेड है वही स्ट्रेंथ हो जाता है, मतलब 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखने का तरीका है। M मतलब मिक्स प्रोपोर्शन, और 15 का मतलब क्या होता है? मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब ऐसा कंक्रीट है जिसका स्ट्रेंथ है 28 दिन पे 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये चीज मतलब होती है। तो कभी कभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको भी उठा के पूछ लेते हैं। ओके, अब देखो मेन जो जो बात मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता था, जिस कारण से ये टेबल यहाँ पे डाली है, वो है ये वाली। आपसे पूछ लेंगे किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट का 28 दिन पे, तो चलो ये तो कभी कभी पूछ ही लेते हैं, बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। 7 दिनों पे भी पूछ लेंगे, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो एक एवरेज रिलेशन आप याद रखना कि एट 7 days इट इज अप्रोक्स 66% ऑफ 28 days, मतलब 28 दिनों पे जो भी आपका स्ट्रेंथ आ रहा है ना, उसका 66% 7 दिनों पे होता है। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब थोड़ा आगे पीछे वैल्यू आएगा, लेकिन ये सभी में जितने भी यहाँ पे मैंने आपको लिखे हैं स्ट्रेंथ, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसका 7 डेज का यही लगभग किसी किसी केस में 66, किसी केस में 6.15, ऐसा इस तरह का वेरिएशन, किसी में 65 भी है, तो इस तरह का। तो मोटा मोटी आप 66% ऑफ 28 डेज वाला याद रखना। तो कभी आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो 0.66 इंटू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 7 डेज का स्ट्रेंथ आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन पढ़िए, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? इट इज बेस्ड ऑन 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो इंडिया में हम रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा मैनुअल सजेस्ट करता है, वो क्यूब का ही रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, और क्यूब का साइज वही 150 mm कंक्रीट के लिए। इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ क्यूब टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये बात याद रखना आपको, नॉट मोर देन 5% क्यूब टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। नाउ जब हम मिक्स डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ कुछ वहाँ पे स्टेप थे, तो उन्हीं स्टेप में से यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मीन स्ट्रेंथ या फिर टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? FM इक्वल टू FC के, जो भी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको बनानी है, जो भी स्ट्रेंथ आपको अचीव करनी है, तो वो तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन टारगेट हम उससे ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, हम मिक्स को कुछ ऐसा बनाते हैं, तो उसी का वो फॉर्मूला है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। FM इक्वल टू FC के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए, जैसे M30 चाहिए तो M30 मतलब 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अगर आपको 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर वाला ये चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट का, तो हम जब भी डिजाइन करेंगे उसको, उसका मिक्स डिजाइन करेंगे, तो टारगेट कितने स्ट्रेंथ के लिए करेंगे? 30 प्लस 1.6 इंटू सिग्मा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैसे निकाला जाता है? कैलकुलेटेड फ्रॉम 30 सैंपल। कितना सैंपल साइज चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए? 30 सैंपल चाहिए आपको, ठीक है। ये क्लाउज नंबर 456 है इंडियन स्टैंडर्ड का। हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मान लीजिए किसी केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है,
तो इसका मतलब वो क्या सिग्निफिकेंस करता है, हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शोज पुअर क्वालिटी कंट्रोल एट साइट ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉट फाउंड यूनिफॉर्म। पुअर क्वालिटी कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है हायर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट की नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, हो सकता है कि आपका कंक्रीटिंग ही बहुत कम है, मतलब आप बहुत कम कंक्रीटिंग कर रहे हो, और एक मिनट, ऐसे कंडीशन में हुआ क्या, 30 सैंपल लेना पॉसिबल नहीं है ना। 30 सैंपल, यहाँ पे सैंपल बोलने से एक सैंपल में 3 क्यूब आते हैं। सैंपल हम जनरली उसको बोलते हैं, एक सैंपल में 3 क्यूब हम जनरली ये बोलते हैं, क्योंकि एक क्यूब जो होता है उसको एक स्पेसिमेन बोला जाता है, समझ गए। तो 30 सैंपल मतलब 30 या 90 क्यूब, 90 क्यूब 150 गुना 150 का बनाओगे, फिर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इतना बड़ा सैंपल साइज हो सकता है अवेलेबल ना हो। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, फॉर डिफरेंट कोड हमारा क्या करता है, फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को सजेस्ट करता है, तो जो कि एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि जो कोड है इन्होंने पहले से एक्सपेरिमेंट कर करके उन वैल्यूज को निकाल लिए, तो उन डेटा को आप सीधा सीधा भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास फील्ड डेटा नहीं है तो। यही आपका ये वाला क्लाउज कहता है, वेयर सफिशिएंट रिजल्ट फॉर ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर नॉट अवेलेबल, वैल्यू इन द टेबल बिलो कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइन मिक्स फॉर फर्स्ट इंस्टेंस, पहला टाइम के लिए। उसके बाद मतलब फर्स्ट इंस्टेंस के लिए, एक अप्रोक्सीमेशन के लिए आप जो कोड में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है उसको यूज कर लीजिए, फिर बाद में क्यूब बना के आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, ठीक है। और क्या है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू, ये है आपका, देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टेबल एज इट इज आपको याद रखनी है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। M10 से M15 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू आप लेंगे, M20 से M25 तो आप 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर का वैल्यू लेंगे, हायर देन ग्रेटर देन M30 तो आपको 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का वैल्यू लेना है। तो आपसे पूछा जा सकता है M30 मिक्स आपको डिजाइन करनी है तो टारगेट स्ट्रेंथ क्या होगा उसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या होगा 30 प्लस 1.65 इंटू 5, उतना स्ट्रेंथ के लिए हमको टारगेट करना, दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्लाउजेस है, दिस क्लाउजेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब मिक्स डिजाइन करने के बाद जो हम चेकिंग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, फॉर ऑल कंक्रीट M15 एंड अबव, M15 या उससे ज्यादा के लिए, the mean strength determined from any group of 4 consecutive test result should comply with FM must be greater than equal to, FM मतलब ये mean strength जब आप 28 days पे देख रहे हो, FM should be greater than equal to FCK plus 0.825 सिग्मा और FCK plus 3, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए FM का वैल्यू। कहने का मतलब है इनमें से जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये एवरेज का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, एवरेज का, कितने का, एनी ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, उसका एवरेज का बात कर रही है। वो FM शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3, ये वाला एक प्रोविजन, प्लस जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है, मतलब किसी एक क्यूब का स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK माइनस 3, इससे कम नहीं होना चाहिए, FCK माइनस 3 से इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे द टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन, और जो टेस्ट रिजल्ट हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताएंगे FCK, वो 3 स्पेसिमेन का एवरेज होता है, ठीक है। कितने स्पेसिमेन का, 3, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये नंबर आपसे पूछा जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। द इंडिविजुअल वेरिएशन, अब देखिए द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। अब ये जो आप 3 क्यूब का एवरेज आप निकाल रहे हो, तो इसमें जो हर एक क्यूब का स्ट्रेंथ है वो उसका वेरिएशन के बारे में ये कह रहे हैं, इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कोडल प्रोविजंस, यहाँ से तो गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छी क्वेश्चन थी वो, plus minus 15% of the average. If more, comma, the test result of the sample are invalid, consider invalid, हम उसे consider ही नहीं करेंगे, तो प्लस माइनस 15% के अंदर ही वेरिएशन होना चाहिए, मतलब FCK
जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ FCK प्लस 15% ऑफ FCK या FCK माइनस 15% ऑफ FCK, इस रेंज में ही उस क्यूब का स्ट्रेंथ लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो FCK मैं बोल रहा हूँ ये एवरेज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एवरेज, एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन। नाउ ये तो हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बात। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है जो कि जनरली पढ़ते नहीं है लोग, लेकिन आप भी उसको याद रखिए। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ ऑफ एनी ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट FM शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 0.3। ये फ्लेक्सर के लिए है। फ्लेक्सर के लिए कितना है? मीन should be greater than equal to FCK plus 0.3. Individual test result should be greater than equal to FCK minus 0.3. ठीक है, मीन जो है FCK, मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए FCK प्लस 3 से, और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए FCK माइनस 0.3 से। यहाँ 3 नहीं है, 0.3 है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सर के लिए, वो कंप्रेसिव के लिए। अब ये वाला एक टेबल देखिए, सैम्पलिंग का ये कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और यहाँ से कुछ भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। एक सैंपल में 3 क्यूब होता है, एक सैंपल के अंदर 3 स्पेसिमेन होता है, क्यूब स्पेसिमेन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है। अब ये फील्ड डेटा है, फील्ड वर्क से रिलेटेड है। मान लीजिए कहीं पे कंक्रीटिंग हो रही है, ब्रिज की ढलाई हो रही है ना, स्लैब बन रही है, कुछ भी बन रही है, तो डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीटिंग कि कितना कंक्रीटिंग किया जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज टोटल आपका 50 MQ का कंक्रीटिंग होने वाला है, 50 मीटर क्यूब, तो आप कितना सैंपल बनाओगे? 4 सैंपल हम बनाएंगे। 4 सैंपल कहने का मतलब है 4 से 12 क्यूब बनेगा। 12 क्यूब का आपको कास्टिंग करना होगा उस 50 MQ कंक्रीट के लिए, और वो 12 क्यूब जो है उसका हम क्या करेंगे? 28 दिन के बाद कंक्रीटिंग हो रहा है, ठीक है, चलने दीजिए, लेकिन जो कंक्रीट को यूज करके आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसी कंक्रीट से आपने ये 4 सैंपल बना लिए, और इसका हम 28 डेज के बाद फिर स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ आपने बोला है कि ये कंक्रीट इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का था और मैंने इसको यूज करके कंक्रीटिंग किया है, क्यूब को टेस्ट करने के बाद अगर वो मिसमैच होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर की पैसा काट ली जाती है। इस पर्पज से ये चीज बेसिकली काम आता है, हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं इसका सभी लोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन दी वर्क, MQ में नंबर ऑफ सैंपल। 1 से 5 MQ है तो 1 सैंपल, 6 से 15 MQ है तो 2 सैंपल, फिर 16 से 30 MQ तक है तो 3 सैंपल। यहाँ पे देखना, ये 15 में 2 और 16 में 3 ले रहा है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31 से 50 है तो फिर 4, फिर 51 एंड अबव, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1। अब ये 1 किसके लिए? 1 फॉर ईच एडिशनल 50 MQ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, 51 के बाद मान लीजिए आपका जो कंक्रीटिंग है वो है 67 MQ का, तो कितने सैंपल बनेंगे? 5 बनेंगे, क्योंकि 4 प्लस 1 इधर डाल दिया आपने। अब लेट्स सपोज आपका कंक्रीटिंग है, ये 5 सैंपल कब तक बनेंगे? 5 सैंपल आपके बनेंगे 101 तक। 101 से जैसे आगे आप बढ़ोगे तो नेक्स्ट 50 के लिए एक और ऐड हो जाएगा, 6 बना दोगे, ऐसा। ठीक है, अब देखिए, ये चीज तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि हमारे पास जो कंक्रीट का मिक्स होता है वो जनरली 2 तरह का मिक्स होता है, एक होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है डिजाइन मिक्स। अब इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जो नॉमिनल मिक्स होती है वो एक्सपीरियंस बेसिस पे, इससे पहले जो हम लोगों ने काम कर रखा है उस बेसिस पे जो रेशियो निकल के आई है वही कंसिडर करके, एज्यूम करके हम कंक्रीट मतलब वही मिक्स कंसिडर करके कंक्रीट बना लेते हैं और उसका काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन डिजाइन मिक्स इकोनॉमिकल होती है, इसमें हम प्रॉपरली जो प्रोपोर्शन है उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो बेटर स्ट्रेंथ वगैरह भी बेटर मिलती है, सब कुछ बेटर मिलती है, क्योंकि वहां पे क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा होता है डिजाइन मिक्स में। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, तो वही हम देखते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉमिनल मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनल मिक्स जो है ना, जनरली फॉर कंक्रीट लेस देन M20 के लिए दिया जाता है। तो ए फिक्स्ड पोर्शन लाइक 1:2:4 या 1:1.5:3, ठीक है, इस तरह से अगर कुछ है तो वो नॉमिनल मिक्स का है, ध्यान रखना। क्योंकि जब डिजाइन मिक्स करेंगे तो डेसिमल के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि डिजाइन की आपने जितना आया
समझ में आ रहा है? डिजाइन मिक्स में 1:0 1.4435 ऐसा आ सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे 1:1.5 है तो वहां पे 1.512 ऐसा आ सकता है, क्योंकि आपने डिजाइन किया है तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन इस तरह का अगर है फिक्स्ड पोर्शन लाइक 1:2:4 या फिर 1:1.5:3, तो ये रिप्रेजेंट करती है नॉमिनल मिक्स को। आपसे ये बात भी पूछ लेंगे। सोर्स वॉल्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ मटेरियल, वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इज नॉट कंसिडर्ड। क्या बात है? क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इज नॉट कंसिडर्ड इन नॉमिनल मिक्स। यूज फॉर रफ कंक्रीट वर्क इन स्मॉल क्वांटिटी। माइनर वर्क है ना, तो ऐसे केसेस में आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। जनरली यूज फॉर कंक्रीट लेस देन M20 ग्रेड। इट इज एज्यूम्ड दैट डिजायर्ड स्ट्रेंथ विल बी ऑब्टेन्ड। आ नहीं रही है, एज्यूम किया गया है कि जो डिजायर स्ट्रेंथ है वो हमें मिलेगा। ठीक है, इट इज एज्यूम्ड दैट डिजायर्ड स्ट्रेंथ विल बी ऑब्टेन्ड। आगे डिजाइन मिक्स, design of proportion of different material for concrete to get desired strength। यहाँ पे डिजायर स्ट्रेंथ मिलता ही है क्योंकि हमने उसको उसी डिजायर स्ट्रेंथ के लिए ही हमने डिजाइन किया है। बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क एट साइट, मिक्स ऑफ कंक्रीट नीड टू बी डिजाइंड बाय रेपुटेड इंस्टीट्यूशन और लैबोरेटरी टू कंफर्म द क्वालिटी। जो मिक्स होती है ना डिजाइन, ये कोई कॉलेज वगैरह, हमारे कॉलेज में आता था डिजाइन मिक्स करने के लिए। जब हम लोग स्ट्रक्चर लैब में थे तो डिजाइन मिक्स करते थे। इसी तरह से कोई भी काम है, चाहे रेलवे का हो या किसी का, तो वो लोग बेसिकली IIT या NIT में भेजते हैं उनके स्ट्रक्चरल लैबोरेटरी में टू गेट दिस पर्टिकुलर मिक्स। या फिर और भी कोई कंसल्टेंसी है वर्क से रिलेटेड तो उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, रेपुटेटेड होना चाहिए। डिजाइन मिक्स इज डन बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क और वेन एवर रिक्वायर्ड बाई यूजिंग एक्चुअल सैंपल। अरे यहाँ तक है कि जो LNT भी अगर काम करती है तो वो भी किसी दूसरे से ही डिजाइन मिक्स करवा के लेके आती है रिपोर्ट, है ना। चाहे मतलब वो कॉलेज हो या और कुछ, वहां से फिर डिजाइन मिक्स लेके आते हैं। वो लोग भी खुद नहीं करते, इतना रेपुटेटेड कंपनी है। कंपनी वाला तो खुद करता ही नहीं है, ये सब रिपोर्ट एक्चुअली पेपर वर्क होते हैं, ये सब सबमिशन देने पड़ते हैं, तो कहीं और से ही कराना पड़ता है। तो डिजाइन मिक्स इज डन बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क और वेन एवर रिक्वायर्ड, by using actual sample of material brought from site and by using proportion of material by weight। डिजाइन मिक्स में वेट बैचिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल बाय वेट और इधर प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल बाय वॉल्यूम। नॉमिनल में वॉल्यूम और डिजाइन में वेट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चल रहा है इधर। FCK देखिए, जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है क्या है, FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये रेशियो भी देख लो नॉमिनल मिक्स का। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। M25 यहाँ पे तो है, लेकिन ये जब भी M25 कंक्रीट आपको यूज करना हो तो आप उसको डिजाइन करवाइए साइट पे, क्योंकि अभी तो हमने एक स्टेटमेंट आपको दिखाया ना कि नॉमिनल मिक्स जो है जनरली M20 से कम के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो M20 ग्रेड से ऊपर जाने लगेगा तो उसका हम डिजाइन मिक्स ही करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए M5 का जो प्रोपोर्शन है, और ये सब चीजों को खास करके PCC वगैरह में इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और RCC आपको करना है तो RCC करना है तो हम डिजाइन मिक्स ही करवाते हैं हमेशा। M5 क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं होता, वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं होगा डिजाइन मिक्स में, इसलिए इकोनॉमिकल होगा। जो डिजायर स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको मिल रही है, और क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो प्रोपोर्शन पढ़ो। M5 सिंपल बीच में 5 रहेगा, 1:5:10 सिंपल डबल हो गया। देखो M7.5 1:4:8, M10 1:3:6, M15 1:2:4, M20 1:1.5:3। ये M20 का है, बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखनी चाहिए एज इट इज। M25 याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे 1:1:2 होता है। ठीक है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना, 5, 10, 10, 15, 20, 25। ओके, ऐसा। एक बात और सुनो, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो मिक्स की जाती है ये बाय वॉल्यूम बाय वेट, आप दोनों तरह से कर सकते हो, लेकिन
जनरली बाय वेट मिक्सिंग इज प्रिफरेबल, जो कि डिजाइन मिक्स में की जाती है हमेशा। क्यों? यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड वाला जो इफेक्ट है, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। फिर वॉल्यूमेट्रिक मिक्सिंग में बल्किंग ऑफ सैंड वगैरह का इफेक्ट आने लगता है। समझ में आ रहा है बात? ओके, सो बाय वेट बैचिंग इज इज प्रिफरेबल, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसलिए डिजाइन मिक्स में चूंकि हमको बेटर क्वालिटी कंट्रोल अचीव करना है, इसलिए बाय वेट बैचिंग यहाँ पे की जाती है आपकी। और जो कोड हम इस्तेमाल करते हैं डिजाइन मिक्स करने के लिए, वो कोड का नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड IS 10262। IS 10262 ये कोड याद रखिएगा। ये कोड 2009 में आया था, लेकिन अभी रिसेंटली 2018 या 19 में देख लीजिएगा, मैंने वो पढ़ाया भी था ना डिजाइन मिक्स पूरा उस कोड को। 2019 में इसका रिवीजन किया गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट कोड हमारे पास अवेलेबल है, उसमें और भी अलग अलग तरह के कंक्रीट को इंक्लूड किया गया है। उनका मिक्स, डिजाइन मिक्स कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड स्टेप्स वहां पे क्वेश्चन में, कोड में गिवन है। अब देखिए, ये वाला पार्ट भी सुपर इंपॉर्टेंट है। हमने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता रखा है, 5000 रूट अंडर FCK। फिर इफेक्टिव वाला निकालना होगा, तो 5000 रूट अंडर FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट थीटा। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू 7 डेज पे 2.2, 28 डेज पे 1.6 और 1 ईयर पे 1.1 होता था। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता था? रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, ये चीजें थी। तो वो तो आपने पढ़ ही रखा है, बट यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग टाइप का हमारे पास कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। जैसे टेंजेंट मॉडुलस होता है, सेकेंड मॉडुलस होता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इनको देख लिया जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज इट? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपल सी बात है, कंक्रीट है तो उसका आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है, इसी को हम जनरली यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इट इज मेजर्ड एज, हमारे पास कंक्रीट के केस में 3 तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा। पहला, दिमाग में एकदम स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है उसको दिमाग ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब y एक्सिस पे स्ट्रेस और x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया जाता है। टेंजेंट मॉडुलस, स्लोप ऑफ, टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट कंसिडर करके वहां पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करिए। अब उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही होगा टेंजेंट मॉडुलस। समझ में आ रहा है? यही तो लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, कहीं पर भी निकाल दिया, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ऑन एनी पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप टेंजेंट कंसिडर करिए वहां पे, उस सॉरी एक पॉइंट कंसिडर करिए, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, तो वही हो जाएगा आपका टेंजेंट मॉडुलस। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा? स्लोप dy अपॉन dx। सिंपल। देखिए यहाँ पे एक कर्व मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, इस कर्व को समझो। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की प्लॉट है। दिस इज योर कर्व, ये जो ऐसे गई है ना, दिस इज योर कर्व। अब यहाँ पे जो टेंजेंट मॉडुलस निकाला गया, तो क्या किया, लेट्स सपोज कर्व पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पे मैं अभी पॉइंटर शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ करूंगा। अब उस टेंजेंट का स्लोप ले लूंगा, तो वही मेरा हो जाएगा टेंजेंट मॉडुलस। समझ में आ रहा है बात? और एक मॉडुलस होती है सेकेंड मॉडुलस। सेकेंड मॉडुलस क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ना क्या करिए, लेट्स सपोज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने कंसिडर किया, जहां पे मेरा पॉइंटर दिख रहा है, देखो कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया, तो इस पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसा जो कि ओरिजिन से पास करता हो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ओरिजिन से पास करेगा। अब उस लाइन का स्लोप अगर मैं लूंगा, तो उसे मैं बोलूंगा सेकेंड मॉडुलस। अब ये जो पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं से भी कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रहे वो जो लाइन है वो एकदम ओरिजिन से पास करना चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो ऐसे केसेस में उस लाइन का स्लोप विल बी योर सेकेंड मॉडुलस। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है, देखिए हमने लिखा है आपके लिए, सेकेंड मॉडुलस, slope of line joining, slope of line joining any point of stress strain curve to origin,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करिए, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ओरिजिन के थ्रू से पास करवाइए। अब वो जो लाइन आपने बनाया है उसका स्लोप लीजिए, तो वही हो जाएगा आपका सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या हो जाएगा? सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, व्हाट इज योर स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? इनिशियल टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, क्या? तो सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज योर स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई सेकेंड इक्वल टू क्या होगा? टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन। टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन। नाउ इसी इक्वल टू क्या था? इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट हम कैसे निकालते थे? याद करिए, 5000 रूट अंडर एफसीके इज द रिकमेंडेड वैल्यू in Indian standard 456 is the second modulus of elasticity at 1/3 FCK stress value। ये जो इसी इक्वल टू 5000 रूट अंडर एफसीके आपने निकाला था, ठीक है, तो ये एक तरह का सेकंड मॉडुलस ही है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 456 देता है कंक्रीट के लिए। लेकिन ये वैल्यू कब आई है? ये वैल्यू तब आई है जो, जैसे यहाँ पे एफसीके क्या है, देखो एफसीके इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे चलो, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, तो इसका जो भी एफसीके है उसका 1/3 एफसीके, लेट्स सपोज वो पॉइंट यहाँ पे आ रही है, तो ये 1/3 एफसीके से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, और उस लाइन का मैं जब स्लोप लेता हूं तो मुझे वैल्यू निकल के आती है 5000 रूट अंडर एफसीके। यही बात तो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 5000 रूट अंडर एफसीके इज द रिकमेंडेड वैल्यू इन इंडियन स्टैंडर्ड 456 इज द सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट 1/3 एफसीके स्ट्रेस वैल्यू। याद रखने का, ठीक है। चलिए, अब एक तीसरा और लास्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब वो क्या है? इसे हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर यही डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। जो टेंजेंट मॉडुलस मैंने आपको बताया था, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करिए, फिर वहां से आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करके उस टेंजेंट का स्लोप लीजिए, वो था टेंजेंट मॉडुलस। आप यही सोचिए, इनिशियल टेंजेंट मतलब एट ओरिजिन, जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ओरिजिन ही है, बन ही रहा है, यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट कंसिडर करूंगा और उसका स्लोप लूंगा, तो वो होगा इनिशियल टेंजेंट। समझ में आ रहा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, आईटी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, EIT, इनिशियल टेंजेंट, है ना। इट इज मेजर्ड बाय, इसको कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट, याद रखना है, नाम पूछ लेंगे, एंड अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट मेथड को यूज करके हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ कंक्रीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो EIT इक्वल टू क्या होता है? 5000 रूट अंडर एफसीके, इसकी भी वैल्यू वही आप कंसिडर करोगे। EIT इक्वल टू 5000 रूट अंडर एफसीके। आगे, विदिन द इलास्टिक लिमिट, विदिन इलास्टिक लिमिट। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक लिमिट क्या होता है आपको मालूम है? जहां तक आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर रिप्रेजेंट करता है, वहां तक बेसिकली इलास्टिक वाली पॉइंट होती है। तो विदिन द इलास्टिक लिमिट एट एवरी पॉइंट ऑल थ्री वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर सेम। इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर, इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर टेंजेंट मॉडुलस ले लो, इनिशियल टेंजेंट ले लो, सेकेंड ले लो, सारा का सारा जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, सभी इलास्टिक लिमिट के अंदर किस कर्व के किसी भी पॉइंट पे सेम होंगे, और उसका वैल्यू क्या होगा? 5000 रूट अंडर एफसीके। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, ये जो क्लासेस है ना जो मैं अभी ले रहा हूं, दिस इज कंप्लीटली रिवीजन क्लास, है ना। आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ रखा है, अब इसको 1-2 घंटे सुन लेंगे तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ये आप बार बार सुनिए, बार बार यहाँ पे स्लाइड मैंने जो आपको दिए हैं आप इसको पढ़िए। आप लोगों को अगर इसका नोट्स चाहिए होगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में बताना, तो ये PDF फाइल भी अवेलेबल करा दूंगा। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, 7008420353। आप ये नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए कि जो RCC का आपने बताया था रिवीजन क्लास, उसका PDF फाइल मुझे चाहिए, हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे हमारा तो काम ही है शिक्षा देना, तो आपको ये सब चीजें नहीं दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा ना देके, है ना। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट टर्म और आ गया, क्रीप और पॉइजन रेशियो।
यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया जाए। क्रीप क्या है? क्रीप इज ए टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, है ना, जो कि एक कांस्टेंट लोडिंग के कारण होती है। तो यहाँ यही चीज लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। इट इज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू ए कंटिन्यूअस स्टैटिक लोडिंग, जैसे कि डेड लोड, एक्टिंग ऑन ए इलास्टिक मटेरियल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय पर, ठीक है, वो लोड उसी तरह से, तो उस लोडिंग के कारण से एक डिफॉर्मेशन आएगी जिसको हम क्रीप कहते हैं। इन एडिशन टू अदर फैक्टर विच काउजेस श्रिंकेज, क्रीप, डिपेंड्स ऑन एज ऑफ लोडिंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एज ऑफ लोडिंग वाला तो आपने क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू तो देख ही रखा है ना। ओके, तो एज ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इट विल आल्सो डिपेंड ऑन स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। अब क्रीप कोफिशिएंट की जो वैल्यू है थीटा, इट इज रेशियो ऑफ व्हाट? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ये चीज हमने आपको पहले ही बता रखा था, ये रेशियो पूछ लेते हैं बार बार, आरसीसी में इसका यूज है। फिर इसका लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट हम जब पढ़ते हैं वहां पर भी इस चीज की इस्तेमाल की जाती है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हमने आप सभी को फ्री में पढ़ा के रखा है, आप लोग देखिए पढ़िए, बस कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। एजुकेशन यूट्यूब वगैरह पे अगर क्वालिटी कंटेंट ढूंढने जाओगे तो हमारे पास तो हमने जो पढ़ा है वो तो है ही। एग्जाम आपका 110% क्लियर होगा, प्लस लाइफ के लिए भी कुछ बेसिक सीख जाएंगे, आगे चल के फील्ड में काम आएगा वो सब। ओके, creep coefficient theta equal to ultimate creep strain upon elastic strain at the edge of loading। लॉन्ग टर्म या फिर इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म या फिर इसी को हम इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मैंने बता रखा था कैसे निकालेंगे, ECL लिखा है, ECL या फिर ECE आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल टू 5000 रूट अंडर FC के डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। अब बात किया जाए पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो तो 100 में पढ़े हो, इट इज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजंस रेशियो क्या होता है? यहाँ पे देखिए, इट इज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। नाउ कंक्रीट का जो पॉइजंस रेशियो का वैल्यू होता है वो 0.1 टू 0.3 के बीच में लाई करता है। कंक्रीट का पॉइजंस रेशियो का वैल्यू 0.1 से 0.3 के रेंज में रहता है, लेकिन 0.2 इज यूज्ड इन डिजाइन। अब यहाँ पे ना बहुत, ये डेटा में ना बहुत मिसमैच होगी, बहुत सारे एग्जाम में और कुछ कुछ आएगा, लेकिन आप ये रेंज और ये 0.2 ध्यान में रखना, आपका आंसर इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल पॉइजंस रेशियो इज लेस, बट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट पॉइजंस रेशियो इंक्रीजेस शार्पली। ये फैक्ट आपको याद रखनी है। शुरुआती टाइम पे स्टार्टिंग में पॉइजंस रेशियो आपको कम मिलेगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद, जब इलास्टिक लिमिट अचीव होगी उसके बाद पॉइजंस रेशियो इंक्रीजेस शार्पली, बढ़ जाती है, ठीक है। अब पॉइजंस रेशियो बढ़ जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका लैटरल स्ट्रेन भी बढ़ता है, ओके। तो इसी के साथ हमारा कंक्रीट वाला पोर्शन का जो बेसिक था, मटेरियल से रिलेटेड जो जो कुछ कुछ बेसिक आते थे वो हमने देखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बात करेंगे स्टील को लेके। स्टील, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड स्टील। स्टील को एज ए रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं आरसीसी के अंदर। तो क्या रिक्वायरमेंट है एक अच्छा स्टील का, गुड स्टील का क्या रिक्वायरमेंट? तो इट शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पहला पॉइंट, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग है बट वो टेंशन में कमजोर है, इसलिए हमें एक ऐसी मटेरियल चाहिए जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो स्टील अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें हमें क्या चाहिए होगा? उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। शुड डेवलप परफेक्ट बॉन्ड टू ट्रांसफर स्ट्रेसेस, मतलब कंक्रीट और स्टील के बीच में परफेक्ट बॉन्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। The coefficient of thermal expansion should be nearly same as that of concrete for obtaining a good composite action। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो जो टेम्परेचर इफेक्ट्स के कारण जो एक्सपेंशन वगैरह होगी या कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगी वो एक साथ नहीं होगी, अलग अलग होगी, जिस कारण से थर्मल स्ट्रेसेस फिर वहां पे डेवलप हो सकते हैं। इसलिए कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है और स्टील का, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड बी नियरली सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट फॉर ऑब्टेनिंग ए गुड कंपोजिट एक्शन। नेक्स्ट, इट शुड नॉट रिएक्ट विथ अदर इंग्रेडिएंट, इनएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंक्रीट में मिला दिया स्टील को तो स्टील और कंक्रीट अंदर ही अंदर कुछ रिएक्शन करके और ही कुछ मटेरियल बना दिया। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। प्लस मतलब रिएक्टिव उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो ही जाता है, कोरोजन वगैरह हो ही जाता है, आप देखते हो, ओके। तो वो अलग एक सिनेरियो है।
अब देखिए कुछ कुछ टाइप ऑफ स्टील है उसके बारे में हम देखेंगे। तो टाइप, उसका कैरेक्टरिस्टिक, यील्ड स्ट्रेंथ एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन डब्ल्यूएसएम मेथड। ये कौन सा स्ट्रेस, मतलब टेंसाइल है ना, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन डब्ल्यूएसएम अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएसएम, और कुछ उसके प्रॉपर्टीज। ये टेबल जो है काफी इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि माइल्ड स्टील बार, इसको हम Fe250 भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा? Fe250, यहाँ पे Fe मतलब आयरन, लोहा, स्टील को रिप्रेजेंट करता है। 250 जो होता है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? तो Fe250, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? 250। परमिसिबल स्ट्रेस इन WSM 140, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस का बात कर रहा है। और इसका जो प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी काफी ज्यादा होती है, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। लो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम है, देखिए 250 है। लो स्ट्रेंथ, मोस्ट सुटेबल फॉर अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहां पे हमको डक्टाइल, फ्लेक्सिबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह चाहिए होती है, तो अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से माइल्ड स्टील इज मोस्ट सुटेबल। नाउ मीडियम टेंसाइल स्टील उसके बाद आती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 350 तक का। परमिसिबल स्ट्रेस इन WSM सिग्मा ST इज 190। इसका क्या प्रॉपर्टीज है? मीडियम डक्टिलिटी, मीडियम स्ट्रेंथ, और वाइडली इसका यूज नहीं किया जाता। वाइडली अगर इस्तेमाल भी करते भी हैं तो हम माइल्ड स्टील या फिर आगे चल के मैं अभी बताऊंगा HYSD रिइंफोर्समेंट होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आपको, दिस इज योर HYSD रिइंफोर्समेंट, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। जो माइल्ड स्टील होती है वो जनरली प्लेन होती है, ठीक है। प्लेन करने का मतलब यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ लाइन 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 दिख रहा है रिइंफोर्समेंट के ऊपर, तो ये देखते ही आप पहचान जाओ कि HYSD रहा होगा, क्योंकि माइल्ड स्टील प्लेन बार होते हैं, जनरली प्लेन बार, उस पर इस तरह से रिंग्स या रिब्स नहीं बने होते हैं, ठीक है, जनरली। अब आगे देखिए, आगे जो आपका HYSD बार, या फिर इसी को हम CTD बार कहते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार, CTD। और एक चीज होती है TMT बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो HYSD बार और TMT ये दोनों ही हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? Fe415, Fe500, समझ में आ रहा है? Fe415 और Fe500 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे दो अलग अलग है, और लेकिन देखिए मतलब CTD बार है, कोल्ड ट्विस्टेड बार, और थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो देखिए 415 और 500 वेरिएंट का है, इसमें भी 415 और 500 वेरिएंट का है, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस होती है, वो हम देखेंगे। और सिग्मा ST अकॉर्डिंग टू WSM वो भी दोनों में सेम, 230 इधर, 275, 230, 275। तो ये याद रखेंगे, ये वैल्यू ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो Fe500 है, उसका 500 तक होना चाहिए, वो तो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ है, तो 275 कहां से आ गया? तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में परमिसिबल है, मतलब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए वो सब चीज आगे हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी मतलब WSM का जब मैं डिस्कशन करूंगा तो। एक चीज ध्यान दो, अभी आपने माइल्ड स्टील को देखा, तो माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी ज्यादा, लेकिन HYSD बार जितने भी होंगे इसके डक्टिलिटी काफी कम होती है। HYSD का डक्टिलिटी माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में काफी कम होता है। केवल HYSD पे बात कर रहा हूँ अभी, TMT पे बात ही नहीं कर रहा मैं। माइल्ड स्टील और HYSD को कंपेयर कर रहा था, तो HYSD का डक्टिलिटी कम होता है, ठीक है। क्यों होता क्या है ना, एक चीज होती है कार्बन, आप जैसे जैसे स्टील में, लोहा में कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम डक्टिलिटी रिड्यूसेस। तो HYSD में क्या होता है, कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी डक्टिलिटी काफी कम हो जाती है। लो डक्टिलिटी, हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हाई है, मोस्टली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड बट नॉट फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में हमको डक्टिलिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे हमको डक्टिलिटी नहीं मिल रहा है, तो हम इसका यूज नहीं करते मतलब अर्थक्वेक में। अब Fe500 के बारे में बात करते हैं। ये Fe500, इसका आपका सिग्मा ST कितना अकॉर्डिंग टू WSM 275। स्टील मोर देन 500 आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए डाला गया है। स्टील मोर देन Fe500 आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार के बारे में। देखिए ये जो CTD और TMT है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। जो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार होती है ये जबरदस्त होती है भाई। आजकल
HYSD को जो HYSD के रिप्लेसमेंट हो चुकी है, और आजकल जनरली जो मार्केट में आपको बार मिलेंगे वो TMT बार ही मिलते हैं, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, नॉर्मल वाले नहीं मिलते HYSD वाले, ठीक है। यही मिलता है क्योंकि सभी लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे शिफ्ट कर गए और यहाँ से अच्छी स्टील भी बनती है। उसकी देखिए डक्टिलिटी हाई है, जो चीज HYSD में नहीं था ये चीज यहाँ पे मिला, हाई डक्टिलिटी, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ मिल रहा है ऑब्वियसली, मोस्टली यूज्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अगर आपको बनानी है और स्ट्रेंथ भी हाई चाहिए, डक्टिलिटी भी हाई चाहिए, तो आप TMT बार का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और खास करके कौन सा Fe415 TMT जो है इज मोस्टली यूज्ड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, Fe415, ठीक है। अब बात करते हैं Fe500 का। Fe500 स्ट्रक्चर, सॉरी, हैव सॉफ्ट इनर कोर। अच्छा, ये इनर कोर विद वेरी, देखिए इसमें TMT बार में क्या होता है ना, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन आपको थ्योरी क्लास में बता रखा होगा। इसमें बेसिकली दो कोर होते हैं, मतलब एक इनर कोर एक आउटर कोर। आउटर कोर हार्ड होता है, इनर कोर सॉफ्ट होता है। इनर कोर के कारण डक्टिलिटी वगैरह प्रोवाइड होती है, और आउटर कोर जो हार्ड है उसके कारण इसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जैसे कोरिजन रेजिस्टेंस। अच्छा, TMT बार में आपको आपका कोरिजन भी नहीं लगता, ये भी कोरिजन रेजिस्टेंट बन जाती है, ठीक है। TMT बार इज ऑल्सो एक कोरिजन रेजिस्टेंट बार, है ना, और इसका डक्टिलिटी HYSD के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जनरली आज के टाइम पे इसी TMT बार का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। हैव सॉफ्टर इनर कोर विथ वेरी हार्ड एंड टफ आउटर रिम। आउटर रिम बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है इन दिस स्टील, इसमें TMT में। इट इज प्रिपेयर्ड विथ स्पेशल हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये आउटर रिम हार्ड होने के कारण ही आपका ये कोरिजन रेजिस्टेंट ये बन जाती है, ओके। यहाँ पे मैंने वो कोरिजन रेजिस्टेंट वाली पॉइंट नहीं लिखी है, लेकिन ध्यान देना TMT बार इज कोरिजन रेजिस्टेंट ऑल्सो। अच्छा, एक चीज देखियो, एक नाम सुनो, स्टेनलेस स्टील, जो ब्लेड वगैरह बने हुए होते हैं, ब्लेड में देखा कभी जंग लगता है स्टेनलेस स्टील का ब्लेड में? नहीं। या फिर जो प्लेट वगैरह घर में खाते हो, है ना, वो भी तो लोहे का होता है, स्टील का होता है, तो वो कौन से स्टील है? स्टेनलेस स्टील। उनमें क्यों नहीं जंग लगती कभी? ये स्टेनलेस स्टील अलग तरह से बनाया जाता है, ये कोरिजन फ्री होता है, ओके। ये कोरिजन फ्री होती है, इसकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होती है। लाइफ टाइम बहुत ज्यादा कहने का मतलब है आपका लाइफ लॉन्ग का वारंटी देता है टाटा स्टील तो, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम और निकल मिलाई जाती है, जिस कारण से वो कोरिजन फ्री हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्रोमियम एंड निकल। आप स्टील के केस में एक चीज और याद रखना, देखिए ये सब चीज मैंने थ्योरी क्लास में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, यहाँ पे बस रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपने अगर थ्योरी क्लास अटेंड कर रखा है तो ये रिवीजन सेशन है, और इसको ढंग से अटेंड करिए, और जो जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ और जो दिखा रहा हूँ आप भी पढ़ते चलिए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आते हैं, RCC वगैरह में यहीं से आते हैं, स्टील वगैरह में यहीं से आते हैं, ठीक है। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ये सारे टॉपिक से बनेंगे। तो अभी देखिए, एक फैक्ट और बताता हूँ, सुनिए। स्टील का ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसका डायमीटर बढ़ा दोगे तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो कम कम मिलती है। मतलब लार्जर डाया स्टील बार्स हैव जनरली लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ या गिव्स लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू स्मॉलर डाया बार। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। जो थ्योरी क्लास था आपका, वहां पे मैंने कोरिजन से रिलेटेड भी एक बात बता रखी थी, याद दिलाता हूँ, और सुनिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर कोरिजन जब होता है स्टील के अंदर, तो उस कारण से होता क्या है? मैंने आपको बताया था कोरिजन होने के कारण जो वॉल्यूम है ना स्टील का, क्रॉस सेक्शन का जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, वो वॉल्यूम बढ़ जाती है स्टील का, 200% से बढ़ जाती है अप्रोक्सीमेटली। ड्यू टू कोरिजन द वॉल्यूम ऑफ स्टील इंक्रीजेस बाय अप्रोक्स 200%, दैट इज 2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, डबल हो गया। 200% मतलब क्या हो गया? डबल हो गया। ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी होगा उसका डबल हो जाता है। अब इसके कारण ना क्रैक डेवलपमेंट आती है स्टील के अंदर, मतलब जो RCC स्ट्रक्चर है उसमें कोरिजन के कारण, जब अगर मान लो स्टील में अंदर अंदर कोरिजन हो रहा है और स्टील को आपने RCC स्ट्रक्चर में यूज कर रखा है, मान लीजिए बीम वगैरह में यूज कर रखा है, तो उस कारण से चूंकि ये इसका वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्रैक डेवलपमेंट होगा। तो ये जो क्रैक डेवलपमेंट होती है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, लेकिन ये हो क्यों रही है? कोरिजन के कारण, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण क्रैक डेवलप हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो स्ट्रेस, किस तरह का स्ट्रेस यहाँ पे एक्टिव है क्रैक डेवलपमेंट में? वो है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, या फिर हुप स्ट्रेस हम इसको बोलते हैं।
है ना। तो कोरिजन में याद रखिएगा क्रैक डेवलपमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, बट द स्ट्रेस एक्टिंग इज सर्कमफरेंशियल और हुप स्ट्रेस, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रिइंफोर्समेंट गेट्स डबल्ड ड्यू टू कोरिजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था, एक चीज आपको कंफ्यूज करेंगे, रेडियल शियर, रेडियल शियर दे देंगे और बोलेंगे कि रेडियल शियर के कारण कोरिजन, मतलब रेडियल मतलब कोरिजन के कारण रेडियल शियर स्ट्रेस जो डेवलप होती है उसके कारण क्रैक होता है, नहीं, वो होती है सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस के कारण। ठीक है, एक बात और सुनिए, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंक्रीट का है ही इंपॉर्टेंट, वो तो हम कैलकुलेट करते ही हैं, उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन है, उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं क्यूब बना के। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को भी निकाला जाता है, ठीक है, हमको वो भी तो चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फिर दो अलग अलग तरीके हैं, 2 पॉइंट लोड मेथड है एक, और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। तो एक एक करके देखते हैं। 2 point load method, 2 point load method is applied at the 2 point load is applied at the middle third, कहाँ पे मिडिल थर्ड ऑन ए कॉन्क्रीट बीम, एक कॉन्क्रीट बीम बनाई जाती है, वहां पे 2 point लोड अप्लाई कर दिया जाता है L/3 डिस्टेंस पे फ्रॉम ईच सपोर्ट। दीज आर अप्लाइड टू कीप ए कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट इन दिस सेंट्रल 1/3 पोर्शन। देखो ये डायग्राम याद है आपको, टू, ओके, उसका बीएमडी बनाइए, एक बीम लीजिए, ठीक है, सिंगली सपोर्टेड बीम लो, एक लोड लगाओ पी, एक लोड लगाओ पी, और बीएमडी बनाओगे तो ट्रेपेजोइडल टाइप का बीएमडी बनेगा। तो बीच वाला जो पोर्शन है L/3, सेंट्रल L/3 पोर्शन, उसमें तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है ना, तो यही चीज मेंटेन करने के लिए ये 2 पॉइंट लोडिंग को अप्लाई किया जाता है ना। लोड इज इंक्रीज्ड टिल फेलियर ऑफ सेक्शन, उसके बाद लोड को धीरे धीरे इंक्रीज करते चलेंगे अप टू फेलियर ऑफ सेक्शन, एंड फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सिग्मा बी इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई, बेंडिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, सिग्मा बी इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई को यूज करके हम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सिग्मा बी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो सिग्मा बी का वैल्यू है, इट इज इक्वल टू 0.7 रूट अंडर एफ सी के, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। कभी कभी हम क्या करते हैं, 0.7 रूट अंडर एफ सी के का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं सिग्मा बी की जगह पे, फिर यहाँ से क्रैकिंग मोमेंट निकलता है कि किस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग आपका बीम क्रैक होगा, तो वो क्रैकिंग मोमेंट से क्रैकिंग लोड निकल जाएगा, मतलब लोड एट फेलियर ऑफ सेक्शन, क्रैकिंग लोड, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट 2 पॉइंट लोड मेथड का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इट इज परफॉर्म्ड ऑन सिलेंड्रिकल concrete test specimen of dia 150 into 300 mm. Line load is applied along length of member, along length of member line loading को अप्लाई किया जाएगा। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कैसे दिया जाता है, 2p डिवाइडेड बाई पाई डी एल, 2p डिवाइडेड बाई पाई डी एल, p मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन लोडिंग। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वैल्यू, यहां से क्या निकल जाता है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, या इसी को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं, इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वैल्यू। मतलब ये वही 0.7 रूट अंडर एफ सी के का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, 0.7 रूट अंडर एफ सी के। अब देखिए ये आपका ड्यूरेबिलिटी वाला टेबल है, सुपर इंपॉर्टेंट टेबल, और इस पर्टिकुलर टेबल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो एक्सपोजर कंडीशन, यहाँ पे डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन है आपके पास, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कितना तरह का एक्सपोजर कंडीशन है, 1 2 3 4 5, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ठीक है। अब इसमें हम किन किन पैरामीटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, देखिए रेन वाटर, नॉर्मल वाटर, सी कोस्ट एरिया, अदर कंडीशन, प्लस मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है ऐसे एक्सपोजर कंडीशन में, मिनिमम उसमें कवर कितना हमको प्रोवाइड करनी है ऐसे एक्सपोजर कंडीशन में, मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंक्रीट में जो हम यूज करेंगे ऐसे एक्सपोजर कंडीशन में, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, इस चीज पर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो एक एक करके देखते हैं। माइल्ड एक्सपोजर कहने का मतलब है नॉर्मल एक्सपोजर है, नॉट एक्सपोज टू रेन, मतलब जो भी कंक्रीट आपने बना रखा है वो उस पर कभी बरसात वगैरह कुछ नहीं होगा, बस वो एक नॉर्मल है ना, तो वो है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड एक्सपोजर में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज करोगे M20, मिनिमम कवर जो आप प्रोवाइड करोगे सेक्शन के अंदर वो 20 होता है, और ये 20 mm है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg,
पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55, याद रहेगा, एकदम नहीं भी रहे तो भी याद करना है। मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में क्या है, एक्सपोज टू रेन वाटर बट नॉट सीवियर रेन, नॉर्मल रेन को एक्सपोज होता है आपका स्ट्रक्चर बट नॉट टू सीवियर रेन। इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर जो आपका पानी में डूबा हुआ ही है, इमर्स्ड इन वाटर, ये भी हो सकती है। और एक्सपोज टू रेन बट नॉट सीवियर रेन, ये आपका मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में। सी कोस्ट एरिया में, नॉट एक्सपोज टू सी कोस्ट एनवायरमेंट इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में स्ट्रक्चर है बट सी कोस्ट एनवायरमेंट को एक्सपोज नहीं है, मतलब समुद्री लाइन के अगल बगल आपका घर नहीं है, वहां से थोड़ा दूर होगा, कहीं मेन लाइन पे होगा ऐसा। इसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25, मिनिमम कवर 30 mm, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg पर मीटर क्यूब, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना 0.5। अब सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोज टू सीवियर रेन, यहाँ पे आ गई बात सीवियर रेन की। अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, मतलब ऐसे जगह पे स्ट्रक्चर है आपका जहां पर स्ट्रक्चर भीग रहा है सूख रहा है, भीग रहा है सूख रहा है, गीला हो रहा है सूख रहा है। अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन अगर है तो इनसाइड सी वाटर, सी वाटर में है ऑलरेडी, एक्सपोज टू सी कोस्ट एरिया, एक्सपोज टू सी कोस्ट एरिया, तो सीवियर कंडीशन में सी कोस्ट को एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, सी वाटर में हो सकती है आपकी स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर पे ड्राइंग एंड वेटिंग वाला सिनेरियो भी चल रहा है, सीवियर रेनफॉल को एक्सपोज्ड है, तो वो होती है आपकी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो ऐसे सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में देखिए M30 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और मिनिमम कवर जो होना चाहिए स्ट्रक्चर में जो भी आप बना रहे हो वो 45 mm तो आप मिनिमम प्रोवाइड करोगे ही करोगे, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, बीम हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कवर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तो मिनिमम कवर का बात हो रहा है ना। फिर मिनिमम सीमेंट कंटेंट, यहाँ सीमेंट कंटेंट बढ़ेगा 320 kg पर मीटर क्यूब आएगी, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो यहाँ पे ये देखो वाटर सीमेंट रेशियो आगे जैसे जैसे आपका एक्सपोजर कंडीशन एक्सट्रीम होते चलेगा, मतलब आपको अच्छा कंक्रीट चाहिए होगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज्यादा, मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए होगी, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए होगी तो वाटर सीमेंट रेशियो धीरे 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 कमता जा रहा है, आप देखिए, है ना। अब देखिए ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है ना। वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन का क्या मतलब है, एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, मतलब सी वाटर स्प्रे मतलब लहरों से एक्सपोज है, आप ऐसा समझो, ठीक है। नाउ अदर कंडीशन क्या हो सकती है, इन कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड एग्रेसिव सबसॉइल, एग्रेसिव सबसॉइल एक्सपोजर टू सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, ठीक है, मतलब बर्फ, मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे कंक्रीट के अंदर बर्फ जमते हैं और बर्फ जम जाता है, फिर वो बर्फ पिघलता भी, फ्रीजिंग एंड थॉइंग है, या फिर जो मिट्टी है वो एग्रेसिव है, उसमें कुछ केमिकल एजेंट्स है जो रिएक्ट करते हैं, ये सब चीजें। तो ऐसे कंडीशंस में मिनिमम ग्रेड M35, मिनिमम कवर 50 mm, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 340 kg पर मीटर क्यूब, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। अब एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन, मेंबर इन टाइडल जोन, टाइडल जोन में है मेंबर, मतलब टाइड, बहुत ज्यादा टाइड है, टाइड क्या होता है जानते हो ना, लो टाइड हाई टाइड सब होता है समुद्र में। इन कॉन्टैक्ट विद हार्मफुल केमिकल्स, इन कॉन्टैक्ट विद हार्मफुल केमिकल्स, तो ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं सीधे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कट वे में लिखने का कोशिश किया है। तो मिनिमम ग्रेड M40, मिनिमम कवर आपका 75 mm मिनिमम, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 360 बढ़ गया फिर, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.40। इज इट क्लियर टू यू। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है इसको मैं एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल, मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी बेटी का तबीयत खराब है। नेक्स्ट सेशन इसका लेके आऊंगा, है ना, उसमें हम कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे।